नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं अंकेश पांडे। दोस्तों, आज हम लोग राज्य व्यवस्था के पहले सेगमेंट पर चर्चा करेंगे और इस सेगमेंट में हम लोग संविधान सभा के बारे में देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में देखेंगे। संविधान सभा एक ऐसी असेंबली जिसके माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण होता है और इस टॉपिक से प्रायः हमारे छोटे से बड़े, चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, इससे प्रायः क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। दोस्तों, बात करें तो संविधान सभा का पहली बार मांग अगर किसी ने किया लीगली तो वो 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा मांग किया गया था, लेकिन चूंकि वह सफल नहीं हो पाया था, इसके बाद से अंग्रेज़ों के द्वारा ये सोचा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए और उन्होंने 1940 में यानी 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा की गठन की बात की। लेकिन इसमें उसके बाद अंग्रेज़ों को लगा कि भारतीयों के लिए एक संविधान की ज़रूरत है और उस संविधान के लिए एक संविधान सभा की ज़रूरत है, जो उन्होंने पहली बार इनिशिएट किया 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। लेकिन चूंकि यह पूरी तरह से असफल रहा। कारण क्या था इसका? अगस्त प्रस्ताव के असफल हो जाने का कारण सबसे बड़ा यह था कि इसमें कहा गया था कि मेनली इंडियन यानी मुख्यतया भारतीय होंगे। मुख्यतया भारतीय का अर्थ ये हो गया कि ये जो संविधान सभा का गठन होगा, इसके सदस्य भारतीय होंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ विदेशी भी हो सकते हैं। यानी मेनली भारत यानी इंडिया के लोग तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ बाहरी भी हो सकते हैं। इस वजह से 1940 का अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया। यानी मुख्यतया भारतीय कहने की वजह से भारतीय लोगों ने संविधान सभा जो बनाने के, भारत के संविधान निर्माण कार्य करने के लिए जो लोग अग्रसर थे, उन्होंने स्वीकार इस चीज़ को नहीं किया। साथ ही साथ इसके बाद से जब अगस्त प्रस्ताव असफल हो जाता है, 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है। क्या दोस्तों? क्रिप्स प्रस्ताव। और क्रिप्स प्रस्ताव पूरी तरह से फेल यह भी हो जाता है। इसका कारण यह था कि क्रिप्स प्रस्ताव लाने वाले स्टैफर्ड क्रिप्स थे। इस प्रस्ताव में व्यवस्था ये की गई थी कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन तो किया जाएगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, और यह बात भारतीयों को पसंद नहीं आई। क्रिप्स प्रस्ताव असफल होने का कारण यह था कि इसमें बताया गया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो भारतीयों ने इसका विरोध किया और क्रिप्स प्रस्ताव भी फेल हो गया। इसके बाद दोस्तों सन 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या प्रायः पूछी जाती है। कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या 3 थी। कौन कौन? सर स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। 1946 के कैबिनेट मिशन के द्वारा पहली बार कैबिनेट मिशन की सुझाव पर ही संविधान सभा का गठन किया गया और इस संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। 1946 का कैबिनेट मिशन जब आता है भारत में, तो यह भारत में संविधान बनाने का कार्य अग्रसर करता है। यानी इसके माध्यम से भारत में संविधान बनने की क्रियाविधि आगे बढ़ चलती है और इस कैबिनेट मिशन के माध्यम से कुछ व्यवस्थाएं की गई थी। जैसे इसमें सबसे पहले 389 सदस्यों की बात की गई थी। यानी 389 सदस्य होंगे कहाँ पर? भारतीय संविधान सभा में। और 389 सदस्यों में कुछ सदस्य निर्वाचित होंगे और कुछ सदस्य मनोनीत होंगे। कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? संविधान सभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो 296 सदस्य निर्वाचित थे जिनका चुनाव हुआ था। 93 सदस्य मनोनीत हुए थे जो देसी रियासतों से आते थे। ये जो निर्वाचित सदस्य थे वो इंग्लैंड के प्रांतीय क्षेत्रों से आते थे। 296 सदस्यों में से भी 292 प्लस 4 का कॉन्सेप्ट था। 292 क्या था? पूरी तरह से स्वायत्त थे। 4 क्या थे? 4 चीफ कमिश्नरीज थे। 4 चीफ कमिश्नरीज कौन कौन? दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। दिल्ली को आप जानते ही हैं, कुर्ग कर्नाटक में वर्तमान,
अजमेर राजस्थान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ये निर्वाचित सदस्य थे ये सभी। 292 प्लस 4, 4 क्या थे? चीफ कमिश्नरी। ये याद करने वाली बात है कि 4 क्या थे? चीफ कमिश्नरी। उसके बाद 93 क्या थे? मनोनीत थे। मनोनीत का अर्थ होता है जिनके क्षेत्र से चुन लिया गया था। लगभग 576 देशी रियासतें थी। इन सभी क्षेत्रों से लगभग 93 सदस्यों को संविधान सभा के लिए मनोनीत किया गया था। पहली बार संविधान सभा का बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर इनको क्यों अध्यक्ष बनाया गया था, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष क्यों बनाया गया था? तो इसका एक आंसर है कि वरिष्ठता के अनुसार इनको तत्कालीन प्रभाव में अध्यक्ष बना दिया गया था। अब प्रश्न इससे एक और ये बनता है कि 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक में संविधान सभा में कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो इसका आंसर है 207। 207 ही क्यों? अब इसका क्वेश्चन का अगर आंसर आप ढूंढें कि 207 सदस्य आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने की वजह से काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग नहीं लिया। लगभग 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे और साथ ही साथ 93 सदस्य किसके? देसी रियासतों को अपना भविष्य नहीं समझ में आ रहा था, इसीलिए उन्होंने पहली बैठक में भाग नहीं लिया। और इसी पहली बैठक के साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में पहली बैठक में महिलाओं की संख्या 9 थी। अगर क्वेश्चन यहीं पर बने कि कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी पूरे संविधान सभा में, तो 15 थी। पहली बैठक में 9 महिलाएं और पूरे संविधान बनने तक में 15 महिलाएं। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बना दिया जाता है। फिर तीसरी बैठक में दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर ये 13 दिसंबर 1946 को जब लाया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, तो इसको तुरंत स्वीकार क्यों नहीं किया गया? कारण था कि जैसे कई सारे ऐसे सदस्य थे जो नहीं चाहते थे कि बिना मुस्लिम लीग के लोगों के साथ रहने पर इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए, और इसी वजह से इंतज़ार करने के बाद इसको 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया। साथ ही साथ अगर हम लोग संविधान की बात करें, संविधान सभा की बात करें और संविधान सभा में प्रारूप समिति की ना बात करें, तो ये थोड़ा सा जैसे लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई। प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे इम्पॉर्टेंट समिति में से एक थी। प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति को बनाने का जो प्रारूप बताया गया कि यह समिति होनी चाहिए, ये किसने बताया? तो इसको बताया था, इसका सुझाव दिया था प्रारूप समिति का बेनेगल नरसिम्हा राव। अब इस समिति का अध्यक्ष कौन था? तो क्वेश्चन बनता है, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके सदस्यों की संख्या पूछी जाती है, तो टोटल 7 सदस्य थे, इससे जो क्वेश्चन बनता है। और इसके 7 सदस्य का नाम आप सुन लीजिए: अलादी कृष्णस्वामी अयंगर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जिसे के.एम. मुंशी भी कहा जाता है, मोहम्मद सादुल्ला, एन. गोपालास्वामी अयंगर, माधवराव, टी. कृष्णामाचारी। ये सभी सदस्य किसके थे? ये सभी के सभी सदस्य संविधान की प्रारूप समिति के थे। अब साथ ही साथ भीमराव अंबेडकर की कुछ स्थितियां जो हमें समझ लेनी चाहिए संविधान सभा से रिलेटेड। भीमराव अंबेडकर की स्थिति भारत की संविधान में बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे? क्वेश्चन इनसे बहुत बनता है संविधान सभा से रिलेटेड कि जैसे भीमराव अंबेडकर
पहली बार चुनाव कहाँ से लड़ते हैं? तो भीमराव अंबेडकर पहली बार चुनाव लड़ते हैं मुंबई से, लेकिन पूछा जाता है कि वहाँ से ये जीते या हारे। पहली बार जब मुंबई से चुनाव लड़ते हैं भीमराव अंबेडकर तो यह हार जाते हैं। अब चूंकि इनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा था, ये पढ़े लिखे ज़्यादा थे, तो इनको दोबारा चुनाव लड़ाया जाता है। कहाँ से? बंगाल के जैसुर कुलना से, बंगाल से चुनाव लड़ाया जाता है और यह मुस्लिम लीग की सहायता से दोबारा चुनाव लड़ने पर जीत जाते हैं। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बंगाल के जिस जगह से ये चुनाव लड़ते हैं, बंगाल के जिस जगह से ये चुनाव लड़ रहे थे, वो जगह पाकिस्तान अलग हो जाने के बाद, यानी जब पूर्वी पाकिस्तान अलग हो जाता है तो उसके बाद वो जगह बांग्लादेश में, वर्तमान बांग्लादेश में चला जाता है, यानी पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। तो फिर से इनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। बंगाल के जैसुर कुलना का बांग्लादेश के क्षेत्र में चले जाने की वजह से इनको भारत की संविधान सभा में फिर से लाना था। इसके लिए बेनेगल नरसिम्हा राव ने तत्कालीन प्रधानमंत्री, किसको? मुंबई के तत्कालीन प्रधानमंत्री बीजी खैर को पत्र लिखते हैं। बीजी खैर को पत्र लिखते हैं कि मुंबई का आप सीट खाली करवाइए और यहाँ से चुनाव लड़ाइए फिर से भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर फिर से मुंबई चुनाव लड़ते हैं। क्वेश्चन बनता है कि किसकी जगह पर? M.R. जयकर। M.R. जयकर मुंबई से संविधान सभा के लिए सदस्य थे, उनके स्थान पर दोबारा इनको चुनाव लड़ाया जाता है और ये दूसरी बार मुंबई से जीत जाते हैं। देखिए 3 स्थितियां बनी। पहली बार मुंबई से लड़ते हैं, हार जाते हैं। दूसरी बार बंगाल से लड़ते हैं, बंगाल की जगह कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। उसके बाद तीसरी बार ये फिर से मुंबई से लड़ते हैं और तीसरी बार ये मुंबई से जीत जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर की सदस्यता कहाँ से थी? तो संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर की सदस्यता मुंबई से थी। ये याद रखिएगा। हाँ, पहली बार जीतने की बात आए कि कहाँ से इन्होंने चुनाव पहली बार जीता था, तो ये पहली बार चुनाव जीते थे बंगाल से, जैसुर कुलना से। क्लियर है? अब साथ ही साथ क्वेश्चन बनता है कि संविधान जब लागू हुआ, यानी संविधान जो लागू हुआ हमारे यहाँ, वो 26 नवंबर 1949 को लागू होता है आंशिक रूप से। आंशिक रूप से का क्या अर्थ है? आंशिक रूप से का अर्थ ये है कि कुछ अनुच्छेदों के साथ संविधान लागू हुआ। अब कुछ अनुच्छेदों में कौन से अनुच्छेद? कुछ अनुच्छेदों में कौन से अनुच्छेद पूछा जाता है? अनुच्छेद 5, 6 यानी नागरिकता से संबंधित सभी अनुच्छेद, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, 389, 79, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि संविधान में जो आंशिक रूप से संविधान लागू होता है, कितने अनुच्छेदों के साथ आंशिक रूप से संविधान लागू होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि संविधान आंशिक रूप से लागू क्यों किया गया, पूर्ण रूप से लागू क्यों किया गया? तो आंशिक रूप से लागू करने का इसका रीज़न था, लाहौर अधिवेशन में ये कहा गया था कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्लान था। 26 जनवरी 1930 से लगातार मनाया जा रहा था। तो 26 जनवरी की इम्पोर्टेंस बनी रहे, इसकी वजह से इस डेट पर संविधान के बाकी अनुच्छेदों को लागू किया। अब चूंकि हम 15 अगस्त को आज़ादी मना चुके थे, तो इस डेट को कुछ मनाना चाहिए था, यानी इस डेट पर कुछ होना चाहिए था। तो इस डेट पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और संविधान इसी डेट पर पूरी तरह से लागू किया गया। नहीं तो आप खुद से क्वेश्चन सोच के देखिए कि आखिर संविधान के मात्र 16 अनुच्छेद आंशिक रूप से लागू होते हैं और 2 ही महीने में इतना क्या कार्य हो जाएगा कि बाकी सारे जो 395 अनुच्छेद हैं वो सभी लागू हो जाएं। यानी इस डेट का इम्पोर्टेंस बना रहे, इसी वजह से 2 महीना लेट करके यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से भारत में लागू किया गया। अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है कि यह बात कहाँ पर उल्लिखित है, यानी किस जगह पर यह बात लिखा गया है कि संविधान के बाकी जो आर्टिकल्स हैं
लागू होंगे 26 जनवरी 1950 को। तो अनुच्छेद 394 में यह बात भी बताया गया है कि आंशिक रूप से कौन कौन से अनुच्छेद लगेंगे, और अनुच्छेद 394 में ही यह भी बात बताया गया है कि बाकी के जो अनुच्छेद हैं, जो पूर्ण रूप से संविधान लागू होगा, तो उसी 394 में ही सारी बातें लिखी गई थी। यानी 394 के अंदर आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से दोनों ही बातें लिखी गई थी। संविधान पूरी तरह से लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, आपको पता है। पूछा जाता है कि संविधान सभा की कुल टोटल बैठक कितनी हुई थी। संविधान सभा की टोटल बैठक 24 जनवरी 1950 को मिला करके टोटल 12 बैठकें हुई थी। कितना दोस्तों? 12 बैठक हुए थे। क्वेश्चन ये बनता है कि अब इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा जब पूरी तरह से संविधान को बना करके तैयार कर ली, यानी जब संविधान बन गया, तो इसके बाद से संविधान पर सिग्नेचर कितने लोगों ने किया। ये क्वेश्चन बनता है बहुत ही अच्छा कि संविधान पर अंतिम रूप से सिग्नेचर कितने सदस्यों ने किया। तो 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किया। यानी संविधान जब हमारा बन के तैयार हुआ तो टोटल 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किया। क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर सदस्य थे लगभग 324। मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद से सदस्यों की संख्या 324 थी। तो आखिर इतने कम लोगों ने सिग्नेचर कैसे किया? देखिए, बहुत सारे लोग संविधान बनने के बाद भी इस चीज़ से नहीं सहमत थे कि हम संविधान के साथ हैं, संविधान की बातों को मानते हैं, लेकिन अंतिम रूप से हम संविधान को स्वीकार नहीं करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे। क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे पहला सिग्नेचर किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। और अंतिम सिग्नेचर भी पूछा जाता है किसका था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अंतिम सिग्नेचर था। संविधान सभा की बात करें तो एक दो पक्ष जो कंफ्यूज करते हैं कभी कभी। संविधान सभा का कार्य क्या क्या था? संविधान सभा दो पक्ष में कार्य कर रही थी। एक था संविधान निर्माण का कार्य, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। दूसरा था संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी। अब संसद के रूप में कैसे कार्य करती थी? देखिए, संसद बनता है उससे पहले ही हमारा प्रथम संविधान संशोधन हो जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि संसद बनने से पहले, चूंकि हमें पता है कि संसद को ही संविधान संशोधन करने की शक्ति है, तो जब संसद ही नहीं था तो संशोधन पहले कैसे हो गया? संविधान में संशोधन पहले हो जाता है। हमारा संविधान पूरी तरह से संसद बन के तैयार होने से पहले। तो इसका अर्थ है कि जो संविधान सभा था, एक टाइम में वह संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी और दूसरे टाइम में वह संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। जब यह संसद के रूप में कार्य कर रही थी तो इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर कर रहे थे। संविधान निर्माण का कार्य हो रहा था तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जा रहा था। 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत का शासन कैसे चला? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का शासन 15 अगस्त 1947 से लेकर 1950 के बीच में कैसे चला? भारत शासन अधिनियम 1935। यह बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है? अनुच्छेद 395 में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के संविधान का शीर्षक क्या है, यानी भारतीय संविधान का शीर्षक क्या है, यह कहाँ पर किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? संविधान सभा में ही यह बात बतलाया गया। भारतीय संविधान के शीर्षक का नाम है भारत का संविधान और यह बात अनुच्छेद 393 में लिखा गया है। संविधान सभा से रिलेटेड कुछ पक्ष और जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में कि आखिर संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा, यानी हिंदुओं की सभा संविधान सभा को किसने किया? आपको याद होगा साइमन कमीशन जो भारत में 1928 में पूरी तरह से आता है। ये 1919 भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए आता है। इस शासन अधिनियम का जो समीक्षा करने के लिए कमीशन आया था, उसका जो अध्यक्ष था लॉर्ड साइमन, उसने कहा था संविधान सभा हिंदुओं की सभा है। यानी किसकी सभा है? संविधान सभा हिंदुओं की सभा है, लॉर्ड साइमन ने कहा। दूसरी बात भी इसने कही कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। चूँकि आपको पता है कि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था, बहिष्कार किया था, तो इसी वजह से
लॉर्ड साइमन ने इसके बारे में संविधान सभा एक ऐसी विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है के बारे में बताया, और हिंदुओं की सभा। किसने कहा कि यह एक जात की संस्था प्रतीत होती है? इसको कहा था चर्चिल ने, जिसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर भी कहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे प्रस्तावना के साथ।